बिहार स्पेशल को हम लोग कवर कर रहे थे इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से। कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था और जो बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें अब हम कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग बिहार में राष्ट्रपति शासन को कवर करने वाले हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में जानने वाले हैं। वैसे हमारे भारत की राष्ट्रपति बदले हुए हैं, जो कि अब बनी है नई 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बिहार स्पेशल को हम लोग नोटबुक से कवर कर रहे हैं, जिससे कि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करने का मतलब होता है अगर कॉन्सेप्ट सारी अच्छे से कवर हो जाती है तो ये प्री और मेंस दोनों एक साथ ही तैयार हो जाते हैं। इसके लिए अलग से मेंस के लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले से ही हम लोग इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो और ये बिहार बीपीएससी के साथ साथ बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार राज्य के लिए 2005 राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल भरा रहा था। इस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ा था। 2005 में 2 विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ा और इसी वर्ष 13वीं विधानसभा चुनाव के बाद घटी राजनीतिक और संवैधानिक घटनाएं काफ़ी चर्चित और विवादास्पद रही। राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 13वीं विधानसभा चुनाव परिणामों के उपरांत किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के कारण 7 मार्च 2005 को लगाया गया था। ये राज्य में 8वीं बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन था। ये एक सामान्य रूप से लगाया गया राष्ट्रपति शासन था, जिस पर कि लगभग सभी दलों की सहमति थी और इसे लागू करने को लेकर के भी कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने की परिस्थितियों का उल्लेख करना होगा। राज्य की 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 13, 15 और 23 फरवरी 2005 को संपन्न हुए। इस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन न को बहुमत नहीं प्राप्त हुई। सत्तापूर्ण पार्टी राजनीतिक जनता दल राजद की हार हुई। हालांकि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, लेकिन 243 सदस्यीय विधानसभा में मात्र उसे 75 सीटें ही प्राप्त हुए थे। सबसे बड़े गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय जनांतरिक गठबंधन, जो कि जेडीयू और भाजपा का था, ये उभरा, लेकिन उसे चुनाव में कुल 92 सीट ही प्राप्त हो सकी थी। प्रथम बार राज्य की विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले श्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा भी राज्य में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और उसे 29 सीटें प्राप्त हुई थी। इसलिए सरकार बनाने की चाबी रामविलास पासवान के हाथों में आ गई। लेकिन श्री पासवान ने राजद और भाजपा और इन दोनों दल से संबंधित किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए समर्थन लेने या फिर देने से इनकार कर दिया और इस पर अडिग भी रहे। चुनाव परिणाम के बाद अंततः कांग्रेस ने राजद को सरकार बनाने के लिए समर्थन किया, लेकिन पासवान के रुख के कारण किसी भी दल या गठबंधन बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच सका था। हालांकि राजद ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में कांग्रेस, भाजपा और कुछ वामपंथी दलों का समर्थन पत्र लेकर के राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अपेक्षित आंकड़े नहीं जुटा पाने के कारण माननीय राज्यपाल श्री बूटा सिंह ने सरकार बनाने का न्योता किसी भी दल या फिर गठबंधन को नहीं दिया और 6 मार्च 2005 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति से कर दी गई। अंततः किसी भी दल या गठबंधन के पास बहुमत नहीं होने के कारण 7 मार्च 2005 को राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विधानसभा को भंग न कर स्थगित अवस्था यानी सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरांत भी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने की कवायद जारी रही थी। इसमें राजग नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सबसे आगे थे।
इसके उपरांत हुए राजनीतिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम देश में काफ़ी चर्चित और विवादास्पद रही और संविधान वेत्ताओं के लिए व्यापक बहस का मुद्दा भी बना। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन 6 महीने पूरे होने के उपरांत सितंबर 2005 में इसे और बढ़ा दिया गया। बिहार राज्य में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 को लागू की गई, जो कि लगभग 8 महीने चली थी और फिर 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुई। ये राष्ट्रपति शासन राज्य में पहली बार बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार के आंतरिक कलहों से टूटने के कारण लागू हुई थी। ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राज्य में, ये पहली बार बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार के आंतरिक जो कलह हुए थे उससे टूटने के कारण लागू हुई और वीपी मंडल के नेतृत्व में सरकार बनने के उपरांत समाप्त हुआ। दूसरी बार कब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन? दूसरी बार लगा था राष्ट्रपति शासन 4 जुलाई 1969 को लागू की गई, जब राज्य में एक स्थायी सरकार का गठन संभव नहीं था, तब लगा था। ये 16 फरवरी 1970 तक चली थी। फिर 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाई गई थी। चौथी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया। इस समय पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार भारी बहुमत से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की बनी थी। इस जनता पार्टी की सरकार 1977 में जनता के विश्वास खो देने के आधार पर बिहार सहित अन्य 8 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और शीघ्र चुनाव करवाने की घोषणा कर दी थी। बिहार में ये राष्ट्रपति शासन 22 जून 1977 को समाप्त हुआ। जब विधानसभा चुनाव के उपरांत राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब 22 जून 1977 को समाप्त हुआ। 5वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था राज्य में? 17 फरवरी 1980 को लगाया गया था, जब केंद्र में पुनः सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने बिहार के साथ साथ अन्य 8 राज्यों की जनता पार्टी की सरकार को इन्हीं परिस्थितियों में बर्खास्त कर दिया, जिन परिस्थितियों में 1977 में जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 9 राज्यों की कांग्रेसी सरकार को पदच्युत किया था। ये राष्ट्रपति शासन बिहार में 8 जून 1980 को समाप्त हुआ, जब विधानसभा चुनाव के उपरांत राज्य में सरकार का गठन हुआ था। इसके उपरांत कई वर्षों बाद 28 मार्च 1995 को बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तकनीकी कारणों से लगाया गया था, क्योंकि राज्य की बजट पारित होने से पहले ही विधानसभा की अवधि पूरी हो गई थी। ये 4 अप्रैल 1995 को समाप्त हुआ। ये राज्य में 6ठी बार लागू की गई राष्ट्रपति शासन थी। राज्य में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 को लगाया गया था। ये राष्ट्रपति शासन काफ़ी चर्चित और विवादपूर्ण रही था। ये जो राष्ट्रपति शासन था जो कि 12 फरवरी 1999 को लगाए थे, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित और विवादपूर्ण रहा था। इससे राज्य में लगातार हो रहे नरसंहारों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का हवाला देकर के राबड़ी सरकार को बर्खास्त करके 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। लेकिन अंततः राज्यसभा में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं होने और कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस राष्ट्रपति शासन को 8 मार्च 1999 को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 8वीं बार और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को त्रिशंकु विधानसभा और किसी भी दल या गठबंधन द्वारा बहुमत नहीं जुटी होने के कारण लगाया गया था। अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए 14वीं विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सरकार की स्थापना के साथ ही 24 नवंबर 2005 को ये राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब से कब लगा, उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन था, उसे हम जानेंगे। 8 बार, जैसा कि आपको बताया गया कि 8 बार अब तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुके हैं। पहला लगा था 29 जून 1978 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था, जिस टाइम पे राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में 4 जुलाई
1969 से 16 फरवरी 1970 तक राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। तीसरी बार 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक था, जिस टाइम पे राज्यपाल थे देवकांत बरुआ और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। चौथी बार लगा 30 अप्रैल 1977 से 30 जून तक 1977 में राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र। पांचवी बार लगा था 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, राज्यपाल थे AR किदवई और मुख्यमंत्री रामसुंदर दास। छठी बार लगा था 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक, राज्यपाल थे AR किदवई और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे। इसके बाद सातवीं बार कब लगा? 12 फरवरी 1999 से 8 मार्च 1999 तक, नरसंहार, और राज्यपाल थे उस टाइम पे सुंदर सिंह भंडारी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। फिर 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा, आठवीं बार और अंतिम बार, जिस टाइम पे राज्यपाल थे श्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के तहत ही अनुच्छेद 356 के प्रयोग करने की व्यवस्था की है, ताकि राज्यों की स्वायत्तता, निरंकुशता तथा उद्दंडता पर नियंत्रण रखा जा सके और जिससे राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिल सके तथा संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलता रहे। लेकिन पिछले कई दशकों से अनुच्छेद 356 का प्रयोग और राष्ट्रपति शासन काफ़ी विवादित मुद्दा रहा है। इस अनुच्छेद ने केंद्र राज्य संबंधों को काफ़ी कटु बनाया। इस अनुच्छेद के प्रयोग में केंद्र सरकार और राज्यपाल की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगती रही है। बिहार में 12 फरवरी 1999 को लागू हुई राष्ट्रपति शासन की देश में काफ़ी चर्चा हुई और संविधान विशेषज्ञों के लिए व्यापक बहस का मुद्दा बना था। कुछ संविधान विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति शासन के पक्ष में तर्क दिया तो कुछ विपक्ष ने। इसलिए सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जानने के लिए अनुच्छेद 355 और 356 एवं इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को जानना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने की संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 ये उपबंधित करना है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना और प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए, ये सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। वास्तव में संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार की ऐसी स्थितियों का उल्लेख करता है। कौन कौन सी? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से आपात और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 354 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुच्छेद 355 में उल्लेखित आंतरिक अशांति की स्थिति में आपात की विद्यमानता संघ पर एक कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वो आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य की रक्षा करे, जिसके लिए कार्यपालिका आंतरिक अशांति समाप्त करने के लिए अपनी विस्तृत शक्तियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकती है। 356 क्या है? इसमें क्या उपबंध है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति का किसी भी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या फिर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस सरकार की सभी या फिर कोई भी कृत्य और राज्यपाल में या विधानमंडल से भिन्न राज्यों के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। राष्ट्रपति उस सरकार की सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या विधानमंडल से अलग राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। इस आर्टिकल के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां पर पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं होगा।
हाँ, वो जो 2 महीने की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करा दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अनुमोदन की अवस्था में ऐसी उद्घोषणा के जारी किए जाने की तिथि से 6 मास की अवधि पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूर्व राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में अपना समाधान कर लेना आवश्यक है। सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति का समाधान उनकी मंत्रिपरिषद का समाधान होता है। राष्ट्रपति के समाधान का आधार राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन अथवा अन्य स्रोत से प्राप्ति प्रतिवेदन भी हो सकता है। विवाद का मुद्दा क्या है कि राज्यों में आर्टिकल 355 अथवा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रारंभ से ही विरोध होता रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 356 के उपयोग को संघात्मक शासन में अंतिम अस्त्र बताया है। उनके अनुसार 356 के अंतर्गत कोई भी उद्घोषणा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए संविधान की धारा 256, 257 का खंड पहला, 257 का दूसरा खंड, 257 का तीसरा और 339 का दूसरा, 344 का छठा, 350A और 351 के अंतर्गत राज्य सरकारों को उचित निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र और संघ के संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग ने अपने 1988 के प्रतिवेदन में धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणाओं के आधार को उचित नहीं माना है और एकतरफा एवं संयम की सिफारिश की है ताकि संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। SR बोम्मई बनाम भारत संघ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बहुमत से ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत है। राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तब तक संबंधित राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। यदि न्यायिक पुनर्विलोकन पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैध हो जाती है तब दोनों के अनुमोदन के बावजूद भी न्यायालय के विवेक पर विघटित विधानसभा और मंत्रिमंडल की पूर्व स्थिति बरकरार हो जाएगी। अतः संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया जाना चाहिए, न कि किसी भी राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करने और न ही राजनीतिक दुर्भावना के तहत। समय समय पर आर्टिकल 356 की प्रासंगिकता या इसकी आवश्यकता पर ही कई राजनीतिज्ञों द्वारा प्रश्न उठाया गया है और इसे पूर्ण रूप से हटा देने की भी मांग होती रही है। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि प्रमुख हैं, लेकिन ये मांग दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुच्छेद 356 देश की एक अहम आवश्यकता है और इसे समाप्त करने या फिर उसके प्रभावों को कम करने के बजाय इसके सही और संविधान सम्मत उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दलगत भावना से ऊपर उठ करके और सिर्फ संविधान के सही संरक्षक बनकर के भेजना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका राज्य में संविधान संरक्षक की होनी चाहिए, ना कि किसी दल विशेष की राजनीतिक एजेंट होनी चाहिए। सरकारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह मशवरा के बाद हो जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है। इस बात के मुखर समर्थक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु रहे हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस बात के मुखर समर्थक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु रहे हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों की बर्खास्तगी और राष्ट्रपति शासन को लेकर के केंद्र सरकार और राज्यपालों की भूमिका की आलोचना करता रहा है और इस पर अपना निर्देश भी देता रहा है। केंद्र सरकार को भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग और राष्ट्रपति शासन के मामलों में संयम और सतर्कता से काम करना चाहिए। उन्हें सिर्फ दलगत भावना के कारण राज्य सरकारों को बर्खास्त करने से बचना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लें। राज्यपाल पर वो दलगत भावना से काम करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालें और उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित करें। केंद्र सरकार
राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 356 तथा राष्ट्रपति शासन से संबंधित सरकारीय आयोग की सिफारिशों को लागू करें ताकि इस कारण कटु हो रहे केंद्र राज्य संबंधों में मधुरता आए। आगे हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन और उसके बाद की घटनाएं, जैसे कि 3, 15 और 23 फरवरी 2005 में लगा जब बिहार की 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। 27 फरवरी 2005 में 13वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुई। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और त्रिशंकु विधानसभा थी। 6 मार्च 2005 को विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलने के बाद राज्यपाल श्री बूटा सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति महोदय से की। इसके बाद 7 मार्च 2005 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा करके विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। 19 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन को लोकसभा में मंजूरी मिली। 21 मार्च को राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हुआ। 27 अप्रैल 2005 को राज्यपाल श्री बूटा सिंह ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ दल गलत तरीके से दल बदल करा करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। फिर 21 मई 2005 को राज्यपाल ने केंद्र को दूसरी रिपोर्ट भेजी जिसमें ये कहा गया कि लोजपा को तोड़ करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिशें हो रही हैं और विधायकों को खरीद फरोख्त भी हो रही है विधायकों की, इसलिए वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर रहे हैं। फिर 22-23 मई 2005 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आधी रात में हुई बैठक में विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद इस निर्णय को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास मास्को भेजा गया क्योंकि कलाम उस समय वहीं पे थे। इस प्रकार 13वीं विधानसभा गठन से पहले ही भंग हो गई। फिर 31 मई 2005 को विघटित विधानसभा के 4 सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करके विधानसभा भंग करने की निर्णय को चुनौती दी। 31 अगस्त 2005 को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की खंडपीठ ने वाई के सवरबाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के हवाले करने का निर्णय लिया। 7 अक्टूबर 2005 में उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन विधानसभा बहाल करने और चुनाव रोकने से इनकार कर दिया गया। फिर अक्टूबर-नवंबर 2005 में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। 22 नवंबर 2005 को चुनाव परिणाम घोषित की गई। राजग को भारी बहुमत मिला। 23 नवंबर 2005 में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 24 नवंबर 2005 को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति हुई। फिर 24 जनवरी 2006 को संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 13वीं विधानसभा के विघटन के लिए राज्यपाल को दोषी करार दिया। तो ये था बिहार और राष्ट्रपति शासन। इस चैप्टर की समाप्ति यहीं पे होती है और काफ़ी चीज़ इसमें जाना हम लोगों ने। अगले सेशन में हम बिहार स्पेशल के बाकी भी जितने टॉपिक बचे हुए हैं सारे को कवर करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चंस को किया जाएगा ताकि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू सो मच।